हेलो दोस्तों, मैं करण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार यस के स्टडी पर। और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, अगर उसमें आप सपना रखते हैं अपने एक पोस्ट निश्चित करने का, तो आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। ऐसे ही हमारे 10 प्रैक्टिस सेट होंगे, ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट होंगे। 38 में 38 लाने वाली सीरीज़ है ये। और इसमें ऐसे ही नहीं, मैंने थंबनेल पर लिखा है, इस पर वर्क भी बहुत किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उठाया है। 2018 से 2024 तक जो एग्ज़ाम्स हुए यूपी पुलिस के, उनमें सारे शिफ्टों का एनालाइज किया है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसमें भी मैंने डाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम की नज़र में आते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा से अच्छे हैं। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, यूपीजी के, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, मानवाधिकार, वो सारे टॉपिक इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि किस प्रकार से आपको और से अच्छे से समझाने की कोशिश करें, जिससे कि आप सिलेक्शन में ज़्यादा दिक्कतें ना हों। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? ब्रिटिश शासन जो थी, ये हिस्ट्री पहले स्टार्ट होगी दोस्तों। पहले आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, फिर से ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। तो सवाल क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन का जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किसने किया था दोस्तों? नंबर ए वारेन हॉकिंस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडी ने? तो इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। दोस्तों देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान विभाजन की अगर बात की जाए तो इसी लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी ने जो विभाजन किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ही विभाजन किया था। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, मुआगो गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं के नाम से जाना जाता है। देखना, यूपी पुलिस कांस्टेबल में सवाल बना है। ये वाला क्वेश्चन भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था और ये वाला भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित 2024 में आया 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन कि मुआगो गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में किस देश में है? देखिए, ऑप्शन ए नेपाल, नंबर बी थाईलैंड, नंबर सी बुद्ध, नंबर सी भारत और नंबर 4 चीन। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो राइट आंसर होगा वी थाईलैंड। थाईलैंड में हजारों बुद्ध की गुफाएं हैं, हजारों बुद्ध की गुफाएं। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ सभ्यता नंबर ए, वैदिक सभ्यता नंबर 2, आर्य सभ्यता नंबर 3, नंबर 4 सिंधु घाटी सभ्यता। इसको किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। वो क्या है? वो सिंधु घाटी सभ्यता, नंबर 4 दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था, जो समय अंतराल था, वो 2500 से 1750 BC तक रहा है। ठीक है, इसका समय अंतराल जो था दोस्तों 2500
इस बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रहा है। इसकी जो खोज की थी, खोज किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। इसका समय अंतराल इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है 2500 से 1750 बीसी तक। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसका जो प्रमुख बंदरगाह है वो क्या है? लोथल लिखना। लोथल इसका प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, लोथल। और इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? लिपि लिखना। इसकी लिपि जो है, इसकी लिपि दोस्तों भावनात्मक है। भावनात्मक, इसे चित्रात्मक भी कहते हैं। चित्रात्मक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इम्पोर्टेंट सवाल है कि दाएं से बाएं लिखी जाती है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या है कि इसका जो समय अंतराल था 1725 से 1750 रहा है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। भावनात्मक चित्रात्मक से लिपि है। मोहनजोदड़ो कांस्य की मूर्ति, नर्तकी। मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति मिली है। अग्निकुंड लोथला और कालीबंगा से प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? और इसके बाद में चावल के साथ लोथल से मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? इम्पोर्टेंट सवाल आपकी एग्जाम की दृष्टि से कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? पूजा किसकी करते थे? मातृ देवी की करते थे। मातृ देवी की करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट समझ में आ गए हों। तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना का शासक किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? प्रथम जनगणना की अगर बात की जाए दोस्तों, जनगणना से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। कब हुई थी? 1757 ईस्वी में पहली बार जनगणना का श्रेय इसको दिया गया था। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जनगणना को इंग्लिश में सेंसस कहते हैं। जनगणना, इसको इंग्लिश में सेंसस कहते हैं। 2011 की जनगणना क्या है? भारत की पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1857 में हुई थी। कब हुई थी? नहीं सॉरी दोस्तों, 1857 में नहीं हुई थी, 1872 में हुई थी, ठीक है। 1872 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में। 1872 में प्रथम भारत की जनगणना हुई थी। प्रथम भारत की जनगणना लिखना। प्रथम भारत की जनगणना 1872 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की जनगणना या नियमित रूप से भारत की जनगणना दोस्तों लिखना। नियमित रूप से भारत की जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1881 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जो किसको जाता है? विश्व में जनगणना कराने का श्रेय जो किसको जाता है दोस्तों? श्रेय जाता है स्वीडन को। स्वीडन एक देश है जो 1757 ईस्वी में जनगणना कराने का श्रेय, 1757 नहीं, 1749 में, ठीक, 1749 में स्वीडन है देश। 1749 में इसको जनगणना कराने का श्रेय जाता है, ठीक है। इसके बाद में जनगणना के और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि हेनरी बाल्टर को दोस्तों लिखना। हेनरी, छपने वाला प्रश्न, हेनरी बाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहते हैं। हेनरी बाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। और जनगणना जो दोस्तों है आर्टिकल 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। कितनी सूचियां हैं? 3 सूची हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है।
3 सूचियाँ हैं। ये संघ सूची का विषय जनगणना आर्टिकल 246 में है। ठीक है, लिखना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में, यानी 1951 में हुई थी। और इसका जो 2011 के आयुक्त कौन थे? CM चंद्रमौली। इम्पोर्टेंट सवाल, पेपर में छपने वाला सवाल कि CM चंद्रमौली जो थे, CM चंद्रमौली दोस्तों, CM चंद्रमौली 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, CM चंद्रमौली 2011 की जनगणना के अध्यक्ष थे। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब बाकी जनगणना और दूसरे टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, संपूर्ण जनगणना का टॉपिक लाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट सवाल होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? देखिए, नंबर ए 1920 में हुआ था, नंबर 2 1930 में हुआ था, नंबर 3 या 1919 में हुआ था, या नंबर 4 1914 में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था मेरे दोस्तों, प्रथम विश्व, देखो 1920 में क्या हुआ है? असहयोग आंदोलन चले हैं। 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में। और 1930 में क्या हुआ है? 1920 में चोरी 22 में हुई, और 1930 में हुआ असहयोग आंदोलन। इसके बाद में 1914 में जो हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा डी, इसका राइट आंसर होगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पल्लव राजवंशी की राजधानी कहाँ स्थित है? कि पल्लव राजवंशी की राजधानी कहाँ स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका आंसर छापना दोस्तों कि पल्लव राजवंशी की राजधानी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कांचीपुरम में है। कहाँ है? कांचीपुरम में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब आया क्वेश्चंस पॉलिटी के कि क्वेश्चंस क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सिर दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? नेक्स्ट सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया है फर्स्ट शिफ्ट में 2024 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस प्रकार की जो कुछ मतलब अंग्रेज़ों ने कुछ अत्याचार किए, तो रविंद्रनाथ टैगोर का सिर दर्द हुआ, इन्होंने नाइटहुड का त्याग कर दिया। इसके बाद में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब इन्होंने किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल। इसके बाद में कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों जल्दी से कमेंट में आंसर इसका छापना। निम्नलिखित में किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सब राइट आंसर जो होगा दोस्तों कोची। ठीक है, कि अरब बंदरगाह के उपनाम भी इम्पोर्टेंट सवाल चैप्टर आना है, कंप्लीट कराऊंगा मैं। कि निम्नलिखित में, नेक्स्ट सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? यानी भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा देश नहीं करता है? बांग्लादेश सबसे अधिक करता है दोस्तों, बांग्लादेश सबसे अधिक करता है। म्यांमार भी करता है, चीन भी करता है, मालदीव जो है वो नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों होगा वो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा, मालदीव नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है?
ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका आंसर छापना। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने वन आवरण थे? ठीक है दोस्तों, ये वन लिखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने वन आवरण थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 21.95%। ठीक है, 21.95%। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर इसका पिन कीजिए कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर होगा मुंबई चेन्नई में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कैसी लग रही है क्लास कमेंट में बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने भाई को सपोर्ट जरूर करो। ठीक है, सपोर्ट करो जिससे कि हम आपसे और कंटेंट अच्छा से अच्छा बना सकें। कि भारत का लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? यानी लिपुलेख दर्रा जो है दोस्तों, वो किस देश के साथ सीमा साझा करता है? इम्पोर्टेंट सवाल है, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। दोस्तों क्लास कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और अपनी राय भी बताइए जिससे कि हम और से आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकें। ठीक है दोस्तों, जो ये दोस्तों है इसका राइट आंसर क्या होगा? लिपुलेख दर्रा सीमा चीन के साथ साझा करता है। इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय का कौन सा प्रमुख उत्पादक है? इंपॉर्टेंट सवाल है, चाय का प्रमुख उत्पादन कौन सा देश है? इसका कमेंट में जल्दी आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, चाय का उत्पादन प्रमुख है असम। असम में इम्पोर्टेंट सवाल है, चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वक् स्वागत यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए, जो स्वतंत्रताएं हैं, बोलने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, बैठने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की स्वतंत्रताएं आपके इम्पोर्टेंट सवाल जो बनेंगी, उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा। प्लीज़ चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसे चैप्टर्स जो बताएंगे जो वहाँ पर प्रश्न छपे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है दोस्तों। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? राष्ट्रपति जो दोस्तों हैं, राष्ट्रपति से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्षमादान, किसी भी मतलब सज़ा को माफ़ कर सकता है, या ठीक है दोस्तों, जैसे किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकता है। किसी प्लेट की गाड़ी, बिना किसी प्लेट की इसकी गाड़ी होती है, सैलरी 2.5 लाख होती है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके लिए मैं सारी क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 72। यानी आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी शक्ति को क्षमादान देता है। नेक्स्ट सवाल होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है? नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भाग कौन सा है दोस्तों? जल्दी से जल्दी कमेंट में पिन कीजिए। इसका भाग जो है दोस्तों 4 है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? जल्दी कमेंट में बताना। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए दोस्तों?
नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। आर्टिकल किस में है? 36 से 51 तक है। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा यहीं से, इससे कुछ बने। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णन है, 36 से 51 तक आर्टिकल में है और आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका मोटिव क्या है? कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। इसका उद्देश्य है दोस्तों, उद्देश्य होता है ना, हर किसी चीज़ का उद्देश्य होता है। कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना जिसका प्रमुख उद्देश्य है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा वो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और नेक्स्ट सवाल होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 340 है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 340 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल कि भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू की गई थी? दोस्तों जीएसटी से इम्पोर्टेंट सवाल आपके बनेंगे परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, जीएसटी से इम्पोर्टेंट सवाल बनेंगे। जीएसटी कब लागू की गई थी दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। 1 जुलाई 2017 को। इसकी विजय केलकर समिति है, विजय केलकर। ये अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों। जीएसटी की मैंने एक संपूर्ण क्लास अपने छोटे से परिवार इसकी स्टडी पर ली है, आप जाकर देख सकते हैं उसको। इम्पोर्टेंट सवाल इसमें वो सारे थ्योरेटिकल सवाल बताए गए हैं जीएसटी से। ठीक है, लोग इसके में विजय केलकर समिति है, इनडायरेक्ट टैक्स है, लगे किसी और पर और भुगते कोई और। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। आप एक संपूर्ण जीएसटी की क्लास है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? नंबर ए मार्च 2014 को, 2004 को, जनवरी 2004 को, जुलाई 2000 को या मार्च 2002 को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों VC होगा। जुलाई 2000 को कृषि नीति घोषित की गई थी। और लास्ट सवाल है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों सेक्शन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप से जल्द पहुंच सके। और मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि गरीब बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाने की कोशिश करना। और गरीब बच्चा किसी कारणवश पैसा उसकी पढ़ाई में बाधा ना बने, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। और जैसा कि मैं दोस्तों जानते हो आप कि मैं सीरीज़ चला रहा हूं जो कि आपकी 38 में 38/38 वाली सीरीज़ है दोस्तों।
जल्दी देख लो दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस सेट में 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा टोटल, आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जीके जीएस के इसके बाद में रीजनिंग सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।